जी हाँ, शादी ब्याह का सीजन है। दावत में जाइए लेकिन खाइए तो सोच समझ कर, क्योंकि दावत में पकवानों का ज्यादा इस्तेमाल आपके दिल पर भारी पड़ सकता है। दावत का मजा सोच समझ कर लीजिए। शादी में खाइए मगर हिसाब से। हिसाब से खाइए, दिल की बीमारी से बचिए। शादी की दावत यानी खान पान की बहार। एक से बढ़कर एक आइटम, एक छत के नीचे। मौका खास होता है तो दावत का इंतजाम भी खास। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर दावत का लुत्फ उठाइए, क्योंकि आपका बेहिसाब दावत आपको बीमार, बहुत बहुत बीमार कर सकता है। जी हाँ, दावतों का ज्यादा लुत्फ आपके दिल पर भारी पड़ सकता है। वो कहते हैं जब दावत होती है तो हर एक पर्सन के लिए 250 ग्राम घी का इंतजाम किया जाता है। तो अगर जो हम उसी डाइट में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि उसका जो जिसको नहीं भी होना उसको भी होने वाला है। यकीन मानिए, दावतों की सीजन में एक व्यक्ति एक दिन में 250 ग्राम तक घी का उपभोग करता है। साथ ही मीठे का भी बेजा इस्तेमाल होता है, जो दिल की बीमारी को जन्म दे सकता है। डॉक्टर नरेश त्रेहान का कहना है कि भारत में सबसे ज्यादा दिल के मरीज हैं और इसके प्रति बचपन से ही सचेत रहने की जरूरत है। 3 चीजें जो हम कहते हैं सबसे ज्यादा, कि क्या खाने के ऊपर, कितना खाओगे, क्या खाओगे और कब खाओगे। अगर जो इन तीनों पर हम विचार करें कि अगर जो हम ये कॉन्शियस है कि अच्छे स्वाद चीज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्लेट ही खा जाओ। अगर जो एक पकौड़ा आपने खा लिया या हफ्ते में एक समोसा खा लिया, उससे नुकसान नहीं होगा। पर अगर जो आप पूरी प्लेट ही पकौड़ा और 2-4 समोसे खा के उसके बाद कुछ और तेल वाली चीज खा लो और उसके बाद मीठी चीज खा लो, तो उसके ऊपर बॉडी हैंडल नहीं बनाई, ऐसी जिसने भी बनाई बॉडी ऐसी नहीं बनाई कि आप उसको ट्रक जैसे लोड करते जाओ, तो ब्रेकडाउन होगा ही होगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर दिल की बीमारी को दूर रखने के लिए क्या क्या जरूरी है। खान पान पर कंट्रोल रखना जरूरी है। 30 से 40 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तनाव दूर करने के लिए योगा और प्राणायाम करना चाहिए। स्मोकिंग और तंबाकू से दूर रहने की जरूरत है। समय समय पर चेकअप करवाना चाहिए। आजकल की लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज खत्म ही हो गई है हमारी, दैट वी हैव टू मेक अप फॉर इट। एटलीस्ट 30-40 मिनट अगर जो आप विगरस एक्सरसाइज कर सकते हो दिन में, जैसे ब्रिस्क वॉक है या ट्रेडमिल है या कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे, वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखेगा। जी हाँ, सावधान रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि बेहिसाब खान पान दिल ही नहीं, ब्रेन, पेट और पैर जैसे अंगों को भी प्रभावित करता है। तो हिसाब से खाइए, क्योंकि ये दिल का मामला है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। तो ये दिल का मामला है, और अगर दावत खाइए तो जरा सोच समझ कर खाइए। दिल पर सीधा असर ये नकली घी आपके डाल रहा है। ना सिर्फ दिल पर बल्कि पूरे शरीर पर इसका घातक असर हो रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी सीनियर प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर विनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर डाइटिशियन है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नकली घी देखिए हर दुकान पर अब ये मिल रहा है, लेकिन हम और आप जाएंगे, शायद कोई विशेषज्ञ जाए तो देखकर पता लगा ले कि किस तरह का ये नकली है या असली है, लेकिन एक आम इंसान जाता है तो उसे पहचान नहीं हो पाती है। किस तरह से बचा जाए इससे? देखिए, सबसे पहले तो दिल के लिए घी से ही बचना चाहिए, चाहे वो असली घी हो चाहे नकली घी हो, क्योंकि घी एक जो है वो सैचुरेटेड फैट है
और हार्ट के जो स्वास्थ्य के लिए सैचुरेटेड फैट्स का जो सेवन है कम से कम होना चाहिए। तो हार्ट के लिए तो मैं कहूँगा घी से बिल्कुल ही बचना चाहिए, चाहे वो असली है चाहे नकली है। उसकी पहचान करना तो बाद का विषय है कि वो असली है कि नकली है। हार्ट के मरीज को सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए कि जो वो फैट सेलेक्ट करता है उसमें ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हों। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जैसे कि जो तरल रहते हैं आम टेम्परेचर पर भी, जो सॉलिडिफाई नहीं होते, उनको पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया, या राइस ब्रान ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। तो इस तरह के तेलों का सेवन है जो खाने पकाने में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत इसके कि सैचुरेटेड फैट जो कि घी या वनस्पति घी वगैरह है, इनका सेवन तो सर घी के लिए तो हम बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं, जितना ज़्यादा घी इस्तेमाल करोगे शरीर उतना ही दुरुस्त रहेगा, बलशाली बनेगा। देखिए घी के फैट्स हैं क्योंकि फैट्स में कैलोरीज होती हैं, इसलिए जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि घी खाओ ताकि कैलोरीज आएँ। पर उस वक्त के जो हमारे बुजुर्ग थे फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत करते थे, जिससे कि वो जो घी और फैट्स वगैरह खाते थे डाइजेस्ट भी हो जाता था। लेकिन अगर आजकल की जीवन शैली में देखें, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गई है। जितनी कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं वो यूज़ नहीं हो पाती है। जब वो यूज़ नहीं हो पाती है तो वो घी या फैट्स हैं वो जाके बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, और वो बॉडी में कहाँ डिपॉजिट होते हैं? हमारी जो शरीर की धमनियाँ हैं उनमें जाकर डिपॉजिट होते हैं। ये धमनियाँ सारे शरीर में हमारे फैली हुई हैं। अगर वो हार्ट की धमनियों में जाकर के डिपॉजिट हो जाएं तो हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारियां कर देते हैं। अगर ब्रेन की आर्टरीज में जाकर डिपॉजिट हो जाएं तो स्ट्रोक या पैरालिसिस कर देते हैं। अगर लिम्स की आर्टरी में जाकर हो जाएं तो लिम्फ की आर्टरीज में जो है इस्चीमिया या गैंग्रीन वगैरह कर देती हैं। तो इस तरह ज़्यादा घी जो है लेने से शरीर को हानि होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना तो ज़रूर लेना चाहिए, और वो भी जब फैट्स लेते हैं वो ज़्यादा कोशिश करें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हों या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हों। अच्छा, नकली घी की बात कर लेते हैं। कौन कौन आपके पास भी कई मरीज आ रहे होंगे, किस तरह के मरीज आपके पास इस बीमारी से जुड़े हुआ है, नकली घी से संबंधित, नकली घी का सेवन करने से जुड़ी बीमारियों से? दिल के अलावा और कहाँ कहाँ पर इफेक्ट करता है नकली घी? आप बताना चाहेंगे? हर्षवर्धन जी आपसे पूछूं। घी से जुड़ी इस तरह के मरीज विनीता मैम मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, हर्षवर्धन जी आपसे पूछूं, मैं ये सवाल आपसे है मेरा। हाँ, अच्छा, हाँ बताइए, दोबारा बताएंगे जरा ये सवाल। सर मुझे ये जानना था कि आपके पास कई पेशेंट आ रहे होंगे, नकली घी का सेवन करने से हुई बीमारियों के बारे में बता दीजिए एक तो आप, और दिल के अलावा और कहाँ कहाँ पर इस नकली घी का, क्योंकि आज हम नकली घी पर बात कर रहे हैं, इस दिल के अलावा और कहाँ कहाँ पर इफेक्ट कर सकता है? देखिए नकली घी जो है सबसे पहले तो हमारे पेट पर ये नुकसान कर सकता है। वो घी में क्या मिलाया गया है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि वो कितना नुकसान करेगा। मान लीजिए कुछ ऐसे फैट्स मिलाए हैं जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पेट को वो ख़राब कर सकती हैं। इसके अलावा अब उसमें और क्या क्या मेटल्स हैं, क्या क्या कंपाउंड्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि उनका क्या हानिकारक है, क्या हानि हमारे शरीर पर पहुंचाते हैं। अच्छा, विनीता मैम, पास जब मरीज आता है ज़्यादातर जो नकली घी जी 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 हाँ जी जी विनीता मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, आप एक अच्छी सलाह दे सकती हैं उन लोगों को जो इस चीज़ से बचना चाह रहे हैं, किस तरह से अपना, क्या उन्हें रूटीन रखना चाहिए, क्या उन्हें अपना डाइट प्लान रखना चाहिए ताकि वो थोड़ा तो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा तो कम से कम इससे बचाव कर सके? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमें डेफिनेटली अपने जो भोजन में, दैनिक दिनचर्या के जो भोजन में, एक तो घर में बनाया हुआ घी लें, अगर लेना ही है तो 1 से 2 चम्मच ही लें, इससे ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, वो हमें चिकनाई से ही मिलते हैं। तो हम पूरी तरह बंद किसी की भी नहीं करते हैं। हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आप 2 से 3 चम्मच तक चिकनाई लें, या तो घर में बनाया हुआ घी, या फिर जो सर, जैसा कि सर ने बताया कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड युक्त जो तेल हैं, जो सोयाबीन का है, ऑलिव ऑयल है, राइस पाम तेल है, उस तरह के तेल यूज़ करें, पर 2 से 3 चम्मच के अंदर ही लें। इसलिए तली हुई चीज़ें अवॉइड करें और मावे और घी से बनी हुई मिठाइयाँ अवॉइड करें। साथ ही मेरा सभी को सुझाव है कि एक हेल्दी दिनचर्या में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करें। अब एक्सरसाइज फिजिकल भी होती है और मानसिक एक्सरसाइज भी होती है।
कि आप प्राणायाम को भी शामिल करें और साथ ही योगासन और वॉक, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कुछ भी जरूर करें अपनी लाइफ में। देखिए मैम, लेकिन हम खबर भी दिखा रहे हैं धूम्रपान से नुकसान होता है, लेकिन मुझे लगता है आजकल धूम्रपान से ज्यादा नुकसान इन चीजों से हो रहा है। जगह जगह पर आम आदमी को इतनी पहचान नहीं है नकली घी की। आप बता रहे हैं कि अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट से जो दूर हो उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। वो कैसे पता लगाए कि अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? हाँ, इसी का जवाब सर ने भी दिया था कि जो तेल रूम टेम्परेचर पर पतले होते हैं वो उसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है ना। और जो फैट रूम टेम्परेचर पे जमे हुए होते हैं, जैसे घी है, बटर है, डालडा, वनस्पति, नारियल का तेल, तो ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जी। और जो जहाँ तक मिलावट की बात है वो आम जनता भी पता नहीं लगा सकती। उसके लिए तो फिर लैब में टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए है कि आप घर में बनाया हुआ ही यूज़ कीजिए। जी सर, हर्षवर्धन सर, और बाजार में बनी हुई चीजें और जी 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 घर में बनाए हुए की बात कर रही है मैम, विनीता मैम, लेकिन हर्षवर्धन सर देखिए आजकल ज्यादातर सामान बाहर से ही आ रहा है। मैंने आपसे पूछा था कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है इस नकली घी से और किस तरह से बचाया जाए। दिल से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इस नकली घी से पैदा हो सकती हैं और किस तरह से उनसे बचा जाए? देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि चाहे घी असली हो चाहे नकली, दोनों नुकसानदायक हैं। जहाँ तक एक आम आदमी है जब वो बाज़ार में घी लेने जाता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है पता कर पाना कि घी असली है कि नकली है, क्योंकि देखने में वो एक जैसा ही लगता है। उसको तो एक टेस्ट करके पता किया जा सकता है घी असली है कि नकली है या इसमें क्या क्या मिलावट है। जहाँ तक उसको घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए उसके बारे में विनीता जी ने भी बताया, मैंने बताया कि जहाँ तक हो सके जो घी का सेवन है दिन में, जो फैट्स का सेवन है दिन में 2 या 3 चम्मच करना चाहिए। और उसमें भी हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि ज़्यादातर हम अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स का सेवन करें। पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो टेम्परेचर, जो आम रूम टेम्परेचर उसमें लिक्विड रहते हैं, तरल रहते हैं, जबकि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि हम घी देखते हैं, वनस्पति वगैरह देखते हैं। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा नुकसानदायक है वो ट्रांस फैट्स हैं। जो ट्रांस फैट्स हम नहीं समझते, जब एक ही चीज़ को बार बार उसी तेल या घी को बार बार तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन घुस जाते हैं और ट्रांस फैट्स बन जाते हैं। और ये ट्रांस फैट्स बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। खासकर हम जो तेल या घी जो भी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको देखें कि बार बार उसी तेल को ना इस्तेमाल करें तलने के लिए। जैसे हम देखते हैं बाजार में जाएं वही समोसे हैं, वही कचौड़ी है, बार बार उसी तेल में तले जा रहे हैं। नहीं, और देखिए इस नकली घी को बनाने में पॉमोलिन काम में लिया जाता है, एसेंस काम में लिया जाता है, ये भी काफी दुष्प्रभाव डालते होंगे शरीर पर। ये देखिए जो पॉमोलिन ऑयल वगैरह ये सारे सैचुरेटेड फैट्स ही हैं। तो ये सारे जितने भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, आप इनको नकली घी कह लीजिए या डिफरेंट टाइप्स के फैट कह लीजिए, ये हानिकारक फैट्स हैं। ये हानिकारक फैट्स डालने के अच्छे फैट्स नहीं होने की वजह से ये दिल को और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि फैट्स का जितना भी हम कंजम्पशन करें ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करें। जैसा हम अक्सर देखते हैं कि जो हमें तेल मिलते हैं, राइस ब्रान ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है और इसके अलावा हम ऑलिव ऑयल है, इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें बजाय घी के। अच्छा, ताकि और शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? जैसे अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होने लगता है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कब उसे डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, तुरंत कब सलाह लेनी चाहिए? देखिए जब भी ये फैट्स ज़्यादा होते हैं हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं तो ये हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होते हैं। जब ये हार्ट की आर्टरीज में जाकर के डिपॉजिट हो जाएंगे इसका मतलब है कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो तंग हो जाएंगे, उनमें ब्लॉकेजेस हो जाएंगी। जब हार्ट की आर्टरीज में अपने आप में ब्लॉकेज हो तो कुदरती बात है जब हार्ट है उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जब भी कोई शुरुआती लक्षण ये होंगे, जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी वो करेगा तो ये जो ब्लॉक आर्टरी है उसको पूरा खून नहीं पहुंचा सकती है हार्ट मसल को, जिसकी वजह से कोई भी एक्सरसाइज करने पर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पर सीने में भारीपन हो सकता है, दर्द हो सकता है या सांस फूलने लग सकती है। और जब भी उस फिजिकल एक्टिविटी को रोक दिया जाता है तो दर्द है वो ठीक हो जाता है।
अक्सर एंजाइना कहते हैं, यानी कि नॉर्मल बैठे हुए में कोई तकलीफ नहीं हो रही, पर जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो हमें सीने में जकड़न या भारीपन सा महसूस होने लगता है। और जैसे हम एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं 2-3 मिनट में वो जो है बंद हो जाते हैं। ये तो तब होता है जब हमारी आर्टरीज एक पार्शली ब्लॉक्ड है, मान लीजिए 70% ब्लॉक्ड है, 80% ब्लॉक्ड है, बल्कि मैं कहूँ 70% से कम ब्लॉक है तो कोई सिम्टम ही नहीं होते हैं। जब ये 70% से ऊपर ब्लॉकेज होती है तो ये सिम्टम होने शुरू हो जाते हैं। तब क्या होता है कि इन 70% ब्लॉक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैठे बैठे ये लक्षण होने लगते हैं। मान लीजिए एक आर्टरी 80% 99% ब्लॉक हो जाए तो बैठे बैठे लक्षण होने लगते हैं। उसमें हमें एकदम से इमरजेंसी में जाना पड़ता है। कई बार एकदम से उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉट बनने से वो आर्टरी जो है 100% ब्लॉक हो जाती है। तो उस स्थिति में बैठे बैठे बहुत जोर से सीने में जकड़न और दर्द होने लगती है, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। उसके साथ पसीना आ सकता है, उल्टी आ सकती है, लक्षण। तो ये एक लक्षण होते हैं कि ये तो एकदम इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास पहुंचना है। क्योंकि अगर ये आर्टरी जिसने कि पूरा खून रोक रखा है, अगर इस आर्टरी को दोबारा से ना खोला जाए तो हार्ट जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। और परमानेंट डैमेज होने का मतलब है कि आगे आने वाले समय में हार्ट कमज़ोर रहेगा। ये तो होता है 2/3 हिस्सों में। 1/3 लोग तो ऐसे जिनमें आर्टरी बंद होती है, एकदम से वो डेथ हो जाती है, उनकी सडन डेथ हो जाती है। तो इसलिए जब भी हमें शुरू के लक्षण हों, उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि मान लीजिए हमें थोड़े से लक्षण हुए हैं, हम चल फिर रहे हैं, कुछ है, मान लीजिए पहले हम 2-3 मंजिल बड़े आराम से सीढ़ी चढ़ जाते थे, आजकल हम चढ़ने लगते हैं तो भारीपन होने लगता है या सांस चढ़ने लगता है, तो ज़रूरी है कि हम डॉक्टर से अपने लक्षण अपने जो है इन लक्षणों की जांच करवा लें कि कहीं हमारे आर्टरीज में कोई ब्लॉकेजेस वगैरह तो नहीं पैदा हो रही हैं। और इसी तरह अगर एकदम बैठे बैठे भी दर्द हो गई है, अक्सर लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं गैस तो नहीं हो रही, पेट तो नहीं खराब हो गया। जैसे अब दावत की बात कर रहे थे, खासकर लोग दावत खा के आते हैं तो समझते हैं कि मेरे को शायद गैस सी हो रही है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, घर में थोड़ी सी कुछ दवाई वगैरह, घरेलू दवाई ले ली या कुछ ले लिया, नहीं ठीक हुआ तो फिर जाकर के वो साथ में पसीने भी आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया पसीने, हाँ, तो ऐसी स्थिति मैंने बताया कि अगर आर्टरी 100% ब्लॉक है, उसको 6 घंटे के अंदर अंदर अगर उस आर्टरी को खोल लिया जाए तो हार्ट को डैमेज होने से रोका जा सकता है। वो हार्ट पर मसल जो है परमानेंट डैमेज नहीं होगी। पर अगर ज़्यादा समय हो जाए, 6 घंटे या 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो उसके बाद वो जो हार्ट की मसल है वो परमानेंट डैमेज हो सकते हैं। अच्छा जिसके आदमी की उम्र भी कम हो जाती है, आप काफी सालों से इस तरह के मामले देख रहे हैं, कमजोर भी हो जाए। और मैं काफी सालों से इस तरह की खबरें पढ़ रहा हूँ, और इन खबरों में लगातार इजाफा हो रहा है, कम होने के बजाय लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे केसेस में कितना अंतर आया है पिछले सालों की तुलना में, आपकी बात करें तो, जो आपके पास आ रहे हैं केसेस? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो बीमारी है लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती नहीं जा रही। जहाँ पहले हम देखते थे कि 60-70 साल 50 साल की उम्र के लोगों को हार्ट अटैक होते हैं, आज तो हम देखते हैं 30-40 साल के लोगों में भी हार्ट अटैक होने लगे हैं। और इसका सीधा संबंध हमारी जो जीवन शैली है, किस तरह की जीवन शैली उस पर निर्भर करता है। जीवन शैली में जैसे आप दिखा रहे थे, वो 3 कंपोनेंट है हमारी जीवन शैली के मुख्यतः, जो मैं कहूँगा। एक तो हमारा डाइट है, डाइट, उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी, और फिर तीसरा है मेंटल स्ट्रेस। डाइट में मैं कहूँगा स्मोकिंग भी आ जाता है, जो धूम्रपान है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन हार्ट के डिसीज को बढ़ाता है। इस तरह डाइट में ज़्यादा फैट्स का लेना, ज़्यादा कैलोरीज का लेना, जिससे कि मोटापा हो जाता है। उसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगी हैं, उनका भी अपना भोजन में पूरा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर का रोग है, जो कि आजकल हर तीसरे व्यक्ति को हिंदुस्तान में है, उस ब्लड प्रेशर के रोगी को चाहिए कि नमक का सेवन कम से कम करे, क्योंकि नमक से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डायबिटीज़ का रोगी है, उसको ये है कि अपने डायबिटीज़ वगैरह को अच्छी तरह से कंट्रोल करे। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिसीज़ को बढ़ाते हैं। अगर हम मुख्यतः देखें हार्ट डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स क्या है, एक तो ये हमारे खून में अगर चर्बी ज़्यादा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए, जो कि फिर हमारे डाइट पर डिपेंड करती है। धूम्रपान, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और उसके अलावा जो है अपना स्ट्रेस वगैरह रखना और नियमित फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। कुछ और भी फैक्टर हैं, जेनेटिक्स वगैरह, उन पर तो हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, पर कम से कम जो हम रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमारी जीवन शैली पर निर्भर है, उनको हमें ज़रूर करना चाहिए। डाइट का ध्यान रखें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बता रहे थे, 30 से 40 मिनट रोज़ की फिजिकल एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग जो है, वो दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से थोड़ा मुक्त करने के लिए योगा, मेडिटेशन वगैरह, इसको भी एक अच्छा लाइफ का कंपोनेंट बना लेना चाहिए, ताकि हम स्ट्रेस वगैरह के होने वाले घातक परिणामों से अपने आप को बचा सकें। मेरे ख्याल में जीवन शैली की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, बिल्कुल, तो डाइट की बात हो रही, तो विनीता मैम, डाइट तो मैंने बताया कि बिल्कुल। विनीता मैम, आपसे जानना चाहूँगा, दोनों तरह के लोगों के लिए
एक तो वो लोग जो शुरुआती तौर पर ही इससे दूर रहें, बचाव कैसे करें, उनके लिए किस तरह की डाइट आप प्रेफर करेंगे, और एक वो जो अब इस तरह की बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं, ग्रसित हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट प्लान आप सजेस्ट करेंगे? जो लोग स्वस्थ हैं, अभी इन बीमारियों से दूर हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आहार विहार और निद्रा, है ना, इन तीनों चीज़ों में संतुलन बैठाना बहुत ज़रूरी है। तो सही खान पान लें, सही एक्सरसाइज करें और पूरा रेस्ट करें। ठीक है, सही खान पान में शामिल है कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, और एक ही जो तेल है या घी है, एक तेल को ज़्यादा अधिक टेम्परेचर तक गर्म ना करें, और बार बार गर्म किए हुए तेल में बनी हुई चीज़ें ना खाएं। ठीक है सुमित जी, मैं यहाँ एक थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा। चाहे किसी को हार्ट की बीमारी हुई है चाहे नहीं हुई है, उसको जो अच्छी डाइट है, जो हार्ट हेल्दी डाइट है, वो बचपन से लेनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि जो हमारे जो फैट डिपॉजिट है वो एकदम नहीं जाकर के डिपॉजिट हो जाते, ये धीरे धीरे होते हैं। बिल्कुल। शायद 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में ये फैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। आपने जब ये क्रिटिकल लेवल पर पहुंच जाते हैं तब हमें लक्षण होने शुरू होते ज्ञानवर्धक हैं। तो काफी इससे अच्छी जानकारी दी है, जो दर्शक हमारे इस वक्त सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, काफी जानकारी उनके काम आने वाली है भविष्य में। शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर विनीता, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो दिल का मामला है, जरा सोच समझ कर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।